नमस्कार प्यारे नर्सिंग स्टूडेंट, स्वागत और सत्कार है आपका रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां नर्सिंग के हर कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है आसान, स्पष्ट और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। आज के इस वीडियो में हम स्टेलाइजेशन टेक्निक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो जीएनएम, एएनएम या बीएससी नर्सिंग के सभी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। यानी कि आपके अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे स्टेलाइजेशन की क्या परिभाषा होती है, क्या इनके टाइप्स होते हैं, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट में क्या अंतर होता है, या ऑटोक्लेव पर शॉर्ट नोट लिखिए। तो अगर आप चाहते हैं कम समय में ज़्यादा स्कोर करना और कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए याद रखना, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा लें, ताकि आप सभी को नर्सिंग से रिलेटेड हर वीडियो को नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा माइक्रोब्स के अंतर्गत हमारे क्या क्या आ जाते हैं। बैक्टीरिया आ जाता है, वायरस है, फंगस है, पैरासाइट्स हैं। ठीक, तो ये ऐसे माइक्रोब्स हैं जो सर्वत्र पाए जाते हैं, यानी कि हर एक जगह में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये हर सतह पर कोई भी सरफेस हो सकती है, या कोई भी मीडियम हो सकता है, या अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जीवित प्राणियों की बात करें, तो उसके अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर बच्चा? चलिए अब हम देखेंगे कि जो माइक्रोब्स होते हैं, याद रखिएगा ये कंटामिनेशन और इन्फेक्शन दोनों ही जो है फैलाते हैं। तो अगर हम देखें बेटा कि यहाँ पे कंटामिनेशन और इन्फेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, तो आप फिगर के माध्यम से इजीली समझ सकते हैं। याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं कंटामिनेशन की, तो जो कंटामिनेशन होते हैं ये कोई भी ऑब्जेक्ट्स को क्या कर देते हैं बेटा, स्पॉइल कर देते हैं, उसको खराब कर देते हैं। क्लियर है बच्चा? वहीं अगर हम बात करते हैं इन्फेक्शन की, तो इन्फेक्शन हमेशा याद रखिएगा ये जो है डिजीज को कॉज करते हैं। क्या करेंगे बेटा? हमेशा डिजीज को कॉज करते हैं। राइट, तो आशा करता हूं कि कंटामिनेशन और इन्फेक्शन के बारे में अच्छी तरीके से आपको नॉलेज हो गई होगी। चलिए अब हम बात करेंगे कि माइक्रोब्स को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे कौन सी ऐसी दो टेक्निक्स हैं या स्ट्रैटेजीज हैं वो अपनाई जाती है। तो याद रखिएगा सबसे पहला हमारा है डिसइंफेक्शन होता है, दूसरा हमारा होता है स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, तो बात करते हैं डिसइंफेक्शन क्या होता है। तो याद रखिएगा यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केमिकल्स का यूज करके बैक्टीरिया या अन्य ऑर्गेनिजम्स को मार दिया जाता है या उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं बेटा कि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, तो कोर कॉन्सेप्ट अगर इसकी हम बात करें क्या डेफिनेशन है, तो ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ठीक है, या पैरासाइट्स या उनके स्पोर्स, ठीक है, उनको सभी को जो हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। यानी कि जो हमारी सरफेस होगी, कोई भी मीडियम जो होगा वो बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाएगा माइक्रोब से। राइट, तो याद रखिएगा बेसिक डिफरेंस यहाँ पे यही है कि डिसइंफेक्शन में हम माइक्रोब्स को तो मार सकते हैं, लेकिन इनके स्पोर्स को नहीं मार सकते हैं। जबकि बेटा अगर हम बात करें स्टेरिलाइजेशन की, तो इसमें जो है सभी माइक्रोब्स और उनके स्पोर्स दोनों को ही हम खत्म कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा? चलिए तो अब हम बात करेंगे एक छुपा हुआ दुश्मन, जिसको हम बेटा क्या कहेंगे, स्पोर कहेंगे। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बेटा बात करते हैं अब हम स्पोर्स के बारे में। माइक्रोबियल जो स्पोर्स होते हैं, तो याद रखिएगा इसे प्रकृति का सबसे मजबूत कवच माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है, तो उसकी याद रखिएगा यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, तीन कंडीशन याद रखना है। सबसे पहला है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब बेटा क्या होता है, निष्क्रिय अवस्था। इसको हम सुषुप्ता अवस्था भी कह सकते हैं। यानी कि जब कंडीशन नॉर्मल होती है, ठीक है, इसके अनुरूप नहीं होती है, तो उस कंडीशन में ये क्या है, निष्क्रिय पड़ा रहता है, कई दिनों तक निष्क्रिय पड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए वहीं अगर हम बात करेंगे उत्तरजीविता। उत्तरजीविता से मतलब यहाँ पे क्या है कि जब कंडीशंस नॉर्मल हो जाती हैं, तो ये उस कंडीशन में क्या है, काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तीसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी, एक्सट्रीमली रेजिलियंट। इसका मतलब क्या, अत्यधिक ही लचीले होते हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे स्पोर्स जो है हजारों वर्षों तक क्या है बेटा, जीवित रह सकते हैं। और अनुकूल परिस्थिति मिलने पर, जब अनुकूल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन आती है, तो ये पुनः एक्टिव हो जाते हैं। राइट बच्चा? चलिए चलिए बेटा अब हम देखते हैं कि डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करें डिसइंफेक्शन की, तो उसका गोल क्या है, तो याद रखिएगा रोग पैदा करने वाले जीवों को नष्ट करना। वहीं अगर हम स्टेरिलाइजेशन की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा सभी जीवित जो हैं, सभी जो लाइव माइक्रोब्स हैं, उनका पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। ठीक है ना? चलिए बात करते हैं इसके आउटकम्स के, क्या इनका रिजल्ट मिलता है डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन का। तो डिसइंफेक्शन में अगर हम बात करें, तो याद रखिएगा यहाँ पे सूक्ष्म जीव जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं,
उनकी संख्या में आपको कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो स्पोर्स होते हैं यहाँ बेटा वो क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं, यानी कि यहाँ पे स्पोर्स जो है नहीं मरेंगे, ठीक। जबकि स्टेलाइजेशन में क्या है, सारे माइक्रोब्स तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएंगे, साथ में इनके जो स्पोर्स होते हैं वो भी क्या बेटा डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्लियर बच्चा? चलिए, तो डिसइंफेक्शन का एग्जाम्पल याद रखिएगा कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे फर्श की सतहों पर, ठीक है ना, फर्श हमें साफ करना है तो हम डिसइंफेक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे पानी की सफाई करना है यानी कि क्लोरिनेशन करना है तो उसके अंतर्गत भी हम डिसइंफेक्शन मेथड यूज करते हैं। क्लियर बच्चा? वहीं अगर हम स्टेलाइजेशन का एग्जाम्पल देखें तो इसका जो है जनरली जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं या कल्चर मीडिया होता है वहां पे हम स्टेलाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं। क्लियर बच्चा? चलिए, तो अभी हमने देखा कि सबसे महत्वपूर्ण अंतर अगर मैं एक लाइन में समझाऊं बेटा तो क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन सभी माइक्रोबियल जीव को समाप्त करता है, यहां तक कि अत्यधिक प्रतिरोधी जो रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्पोर्स है उनको भी डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन याद रखिएगा डिसइंफेक्शन स्पोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। क्लियर है बच्चा? चलिए, अब हम देखेंगे कि डिसइंफेक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला हमारा कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समानांतर डिसइंफेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, उपचार के दौरान यानी कि ट्रीटमेंट के दौरान वस्तुओं और शरीर से निकलने वाले जो फ्लूइड होते हैं उनको क्या करते हैं बेटा, साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। तो किसके माध्यम से करेंगे, कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन के माध्यम से, ठीक है। उद्देश्य क्या रहेगा, क्या इसका पर्पज है, तो संक्रमण के प्रसार को यानी कि जो एक्सपेंड हो रहा है, इन्फेक्शन जो फैल रहा है उसको तुरंत रोकना है हमें, ठीक। वहीं अगर हम बात करते हैं टर्मिनल डिसइंफेक्शन की, तो टर्मिनल का मतलब बेटा क्या होता है, अंतिम, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रोगी के डिस्चार्ज होने के बाद कमरे और यूनिट की, यानी कि यूनिट से मतलब क्या बेटा, जो वार्ड है उसको हमें पूरी सफाई करनी है, तब हम टर्मिनल डिसइंफेक्शन का यूज करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा पर्पस क्या है, अगले रोगी के लिए वातावरण को सुरक्षित बनाना, यानी कि अब जो हमारा नया पेशेंट आएगा तो वो जो पेशेंट है इन्फेक्टेड ना हो, उसको सुरक्षित वातावरण मिल सके, तो वहां बेटा हम टर्मिनल डिसइंफेक्शन का यूज करेंगे। क्लियर है बच्चा? चलिए, अगला हमारा प्रोफाइलेक्टिक डिसइंफेक्शन, यानी कि प्रोफाइलेक्टिक का मतलब क्या होता है, जो डिजीज है उनकी रोकथाम करना, ठीक है। तो क्या है, बीमारी को होने से पहले ही रोकने के लिए जो सफाई की जाती है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोफाइलेक्टिक डिसइंफेक्शन। यानी कि डिजीज ना फैले, तो डिजीज फैलने से पहले ही जो भी कॉज हैं, ठीक है, उनको हम खत्म कर दें, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, प्रोफाइलेक्टिक डिसइंफेक्शन कहलाएगा, ठीक। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे पानी का क्लोरीनीकरण, ठीक है। क्लोरीनेशन हम वाटर का करते हैं, तो क्या करते हैं, जब वाटर हमारा अगर कंटामिनेटेड है, दूषित है, तो उसको हम साफ करने के लिए क्लोरीनेशन का मेथड यूज करते हैं। इसके द्वारा क्या हमारा जो पानी है वो शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है और पीने लायक हो जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है, राइट। चलिए बेटा, देखते हैं कि डिसइंफेक्शन या स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स की क्या क्या मेथड हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक होता है बेटा हमारा फिजिकल मेथड, दूसरा होता है केमिकल मेथड। तो इस वीडियो में हम केवल फिजिकल मेथड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल मेथड्स के बारे में बताएंगे, राइट। चलिए, तो फिजिकल मेथड्स में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे बेटा याद रखिएगा एनर्जी और जो फोर्स होते हैं, फिजिकल जो फोर्स होता है उनका उपयोग करके हम माइक्रोब्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, राइट बच्चा। चलिए, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी टेक्निक्स आती है, मेथड, तो सबसे पहला हमारा सनलाइट है, दूसरा हमारा हीट, ठीक है, और हीट के अंतर्गत दो मेथड्स आते हैं, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। अगला क्या है हमारा, वाइब्रेशन मेथड है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, रेडिएशन मेथड, जिसके अंतर्गत दो मेथड्स यूज किए जाते हैं, एक हमारा होता है बेटा आयनाइजेशन मेथड, दूसरा नॉन आयनाइजेशन मेथड, राइट। और अगला क्या हमारा लास्ट है, फिल्ट्रेशन मेथड। तो ये सारे क्या है, फिजिकल मेथड्स के टेक्निक्स हैं। वहीं अगर हम केमिकल मेथड्स की बात करें, तो केमिकल मेथड के अंतर्गत कुछ लिक्विड एजेंट्स आ जाते हैं, जैसे आपका अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड है, ठीक है, फिनॉल्स हैं। वहीं अगर हम गैसियस एजेंट्स की बात करें तो इसके अंतर्गत फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, एथिलीन ऑक्साइड हो गया आदि, ठीक है। चलिए, तो बेटा हम बात करेंगे सबसे पहले फिजिकल मेथड्स के टाइप में। तो मैंने यहाँ पे आपको दो चीज़ बताए थे, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट, ठीक है। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम ड्राई हीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे ये काम करता है, तो याद रखिएगा जो हॉट एयर होती है, गर्म हवा द्वारा जो माइक्रोब्स हैं उनको मारना है। तो किसके द्वारा मारेंगे, याद रखिएगा गर्म हवा के द्वारा, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है कि कैसे ये काम करता है, तो याद रखिएगा जो कोशिकीय घटक होते हैं उनके ऑक्सीडेशन करके जीवाणु को, यहाँ पे जो बैक्टीरियाज हैं, जो माइक्रोब्स हैं, उनको नष्ट किया जाता है। तो याद रखिए कौन से मेथड का यूज करेंगे, ऑक्सीडेशन के द्वारा। क्लियर है बच्चा? चलिए,
तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे है उच्च तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर और अधिक समय लगता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर आप यूज करेंगे उतना ही ज्यादा समय लगेगा माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने में, राइट। चलिए, वहीं अगर हम बात करते हैं मॉइस्ट हीट के बारे में, तो ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो याद रखिएगा गर्म पानी या भाप का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। क्रियाविधि क्या है, यहाँ पे मैकेनिज्म कैसे काम करता है, तो बैक्टीरिया की जो हम जानते हैं कि बेटा बैक्टीरिया मोस्टली जो है इनके जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन को डीनेचर करने के लिए यहाँ पे हम प्रोटीन का डीनेचरेशन करेंगे, जिससे कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है, तो डीनेचरेशन क्या होता है, याद रखिएगा बैक्टीरिया में अगर हम देखें जो बैक्टीरियल सेल्स होती है उनमें एंजाइम्स जो होते हैं, वहां पे जो प्रोटीन आपको देखने को मिलेगी बेटा कैसी होती है, फोल्डेड प्रोटीन देखने को मिलेगी, जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रही है। क्या है हमारी, देखिए यहाँ पे सब ये फोल्डेड प्रोटीन है। ठीक, तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गर्म पानी या भाप का यूज करके उसको डीनेचर किया जाता है। ठीक है, तो डीनेचर करने के बाद में जो फोल्डेड प्रोटीन है वो कैसे हो जाती है, अनफोल्डेड हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे प्रोटीन कैसी हो गई, यहाँ पे अनफोल्डेड हो गई। ठीक है, जब अनफोल्डेड प्रोटीन हो जाती है तो उसका मतलब है कि वो माइक्रोब जो है डिस्ट्रॉय हो गया। क्लियर है बच्चा। चलिए, प्रभावशीलता की अगर हम बात करें इफेक्टिवनेस की, तो ये याद रखिएगा ये जो मेथड होता है आपका मॉइस्ट हीट काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होता है। ठीक, दूसरी बात कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी और कम समय भी लगता है इसमें। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे ड्राई हीट्स के बेटा कौन कौन से मेथड्स हैं। तो सबसे पहला हमारा मेथड हो जाएगा रेड हीट। ठीक है, तो रेड हीट में क्या है, वस्तु को जब तक गर्म करते हैं जब तक कि वो लाल सुर्ख ना हो जाए। ठीक है, अच्छा इसका हम यूज कहाँ कहाँ करेंगे, तो जो हमारे इनऑक्यूलेटिंग लूप्स हैं, वायर्स हैं, फॉरसेप्स हैं। ठीक है, फॉरसेप्स के जो सिरा होता है उसको हमें रेड हीट गर्म करते हैं, जिससे कि जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक, वहीं फ्लेमिंग के विधि में क्या करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु को लौ में तेजी से गुजारा जाता है। याद रखिएगा यहाँ पे आपको रेड हीट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, लाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, जो भी स्प्रिट से जो लैंप से जो जल रही है रोशनी, उससे हमें रक्त तप्त नहीं करना है, केवल आपको उससे गुजारना है। ठीक है, किससे, फ्लैम से गुजारना है। याद रखिएगा इसके अंतर्गत कौन कौन से हम इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं स्टरलाइजेशन करने में, तो याद रखिएगा कांच की स्लाइड जो हो गई। ठीक है, इसका अगला क्या है, स्कैल्पेल हो गया। अगला क्या है, टेस्ट ट्यूब का जो माउथ होता है उसको हमें अगर स्टेरलाइज करना है तो फ्लेमिंग मेथड का यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इंसर्सिनेशन। इसका मतलब क्या होता है, दहन के द्वारा। तो यहाँ पे उच्च ताप यानी कि हाई टेम्परेचर पर जो है सामग्री को गर्म किया जाता है और उसको राख में बदल दिया जाता है, जैसे कि आप फिगर में भी समझ रहे हैं। देखिए ये क्या हमारी ऐस है, ऐस का मतलब क्या होता है बच्चा, राख होता है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर में वस्तुओं को गर्म किया जाता है जिससे कि वो राख में चेंज हो जाती है। क्लियर है। अच्छा, यूज कहाँ कहाँ करेंगे, तो जो सॉइल्ड ड्रेसिंग्स होती हैं, ठीक है, जो गंदी ड्रेसिंग पट्टियाँ हट्टियाँ हैं, ठीक, वो कॉटन हो गया, ठीक, एनाटॉमिकल वेस्टेज हो गए, तो यहाँ पे इनके द्वारा हम दहन करते हैं और ये सारी चीजें जो है किस में चेंज हो जाती हैं, राख में चेंज हो जाती है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं बेटा हॉट एयर ओवन। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या होता है, नियंत्रित तापमान आधारित ये स्टेरिलाइजेशन है, यानी कि कंट्रोल टेम्परेचर का हम यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा इसका यूज बेटा कहाँ कहाँ करेंगे, तो याद रखिएगा जो भी हमारे नमी संवेदनशील यानी कि मॉइस्चर सेंसिटिव जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जिनमें मॉइस्चर ज्यादा आ जाता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम स्टेरिलाइज करने के लिए हॉट एयर ओवन का यूज करेंगे। क्लियर है बच्चा। चलिए देखते हैं बेटा, अब हम हॉट एयर ओवन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है टेम्परेचर और टाइम के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप 2 घंटे के लिए यूज़ कर रहे हैं यानी कि 120 मिनट के लिए, तो टेम्परेचर कितना रखेंगे, 160 डिग्री रखेंगे। अगर आप 1 घंटे के लिए, ठीक है, अगर 1 आवर के लिए आप रखेंगे तो आपको 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना पड़ेगा। वहीं अगर कम मिनट के लिए यानी कि आधे घंटे के लिए रखना है, 30 मिनट के लिए, तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइमिंग घट रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, सामान्य रूप से स्टेरलाइज की जाने वाली वस्तुएं यहाँ पे क्या क्या हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांच की वस्तुओं में। तो यहाँ पे अंतर्गत आपके सिरिंजेस आ जाते हैं, ठीक है, पेट्री डिशेज आ जाते हैं, फ्लास्क आ जाते हैं, टेस्ट ट्यूब आ जाता है। वहीं अगर हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत सीजर्स आ जाते हैं, आपके स्कैल्पल्स आ जाते हैं, फोर्सेप आ जाता है और ब्लेड्स आ जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम पाउडर और ऑयल्स की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जिंक ऑक्साइड, ठीक है, स्टार्च है और सल्फर डियाजिन है, ठीक है, लिक्विड पैराफिन है।
चलिए अब हम देखेंगे कि मॉइस्ट हीट को हमने यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट किया है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर के आधार पे। तो सबसे पहले क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक अगर आप टेम्परेचर पे ले रहे हैं तो इसके अंतर्गत हम ऑटोक्लेव जो टेक्निक्स है वो यूज़ करते हैं, जो कि प्रेशर के साथ जो है भाप का भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन, ठीक, जिसमें बीजाणु जो स्पोर्स होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पे जो विधियां होंगी याद रखना है आपको। एक तो हमारा होता है बॉइलिंग, ठीक है, दूसरा टिंडलाइजेशन होता है, पास्चराइजेशन और वैक्सीन बात होती है। चलिए बात करते हैं उद्देश्य के। अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं तो याद रखिएगा यहाँ पे अधिकांश जो मोस्टली जो बैक्टीरियाज हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लेकिन याद रखना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पोर्स जो है नहीं खत्म होंगे। वो कब खत्म होंगे, जब आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर लोगे तब, ठीक है ना। चलिए तीसरी कंडीशन है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो विधियाँ हैं उसमें क्या क्या आ जाती हैं, जैसे पास्चराइजेशन हो गया, ठीक है, इंस्पेक्शन हो गया और वैक्सीन बात हो गई, ठीक है। तो उसका पर्पस क्या होगा, जो हमारा जितने भी जो माइक्रोब्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे भी जो है आपके स्पोर्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। क्लियर बच्चा। चलिए तो मुख्य बिंदु आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो मॉइस्ट हीट होती है वो ड्राई हीट की तुलना में सूक्ष्म जीव जो भी हमारे माइक्रोब्स हैं उनको अत्यधिक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती हैं। क्लियर बच्चा, प्रभावी तरीके से जो है इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। चलिए अब हम देखेंगे अगर हमारे जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, ठीक है ना, तब जो है पास्चराइजेशन और इंस्पेक्शन जैसे मेथड्स और वैक्सीन बार जैसे मेथड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चा समझेंगे पास्चराइजेशन क्या है। तो यहाँ पे जो है पास्चराइजेशन में दूध और जूस जैसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो फूड्स होते हैं, उनमें मौजूद जो भी हमारे माइक्रोब्स हैं उनको नष्ट कर देते हैं। क्लियर बच्चा। तो पास्चराइजेशन के अंतर्गत यहाँ पे 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला है LTLT, इसका मतलब क्या होता है, लो टेम्परेचर लो टाइम, ठीक है। टाइमिंग याद रखना है आपको 30 मिनट के लिए और टेम्परेचर याद रखना है 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। वहीं अगर हम फ्लैश या HTST की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर तो यहाँ पे हाई है लेकिन जो टाइमिंग है वो शॉर्ट हो गई, यानी कि 15 सेकेंड हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा UST। यहाँ पे जो टाइमिंग होगी वो आपकी शॉर्ट होगी लेकिन जो टेम्परेचर होगा काफी ज्यादा हाई होगा, यानी कि 138 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। वहीं अगर हम इन प्रिसिशंस की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 80 टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक और लगातार 3 दिनों तक जो है आपको गर्म करना है, ठीक है। इसका यूज बेटा कहाँ करेंगे, तो याद रखिएगा जो सीरम होता है और एग कल्चर मीडिया है वहां इसका यूज हम करेंगे, ठीक। चलिए बात करते हैं वैक्सीन बात की। प्रोसेस क्या होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 घंटे तक जो है हम वैक्सीन को गर्म करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होता है, जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्लियर है बच्चा। चलिए बात करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पे आपको बॉइलिंग टेक्निक मिलेगी देखने को और टिंडलाइजेशन, जिसको हम इंटरमीडिएट स्टेरिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, राइट बच्चा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉइलिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है 10 से 30 मिनट तक आपको बॉईल करना है। इसके अंतर्गत यूज होने वाले जैसे फॉरसेप्स का हम यूज करते हैं, बाउल्स हो गया, बेसिन हो गया, ठीक। अच्छा लिमिटेशन क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो बैक्टीरियल स्पोर्स हैं वो आप नहीं मार सकते हो, ठीक है, यानी कि ये पूर्ण स्टेरिलाइजेशन टेक्निक नहीं है। वहीं अगर हम टिंडलाइजेशन की बात करते हैं तो याद रखिएगा 20 से 45 मिनट तक जो है आपको उबालना है लगातार 3 दिनों तक, ठीक है। इसमें 3 आपको जो है यहाँ पे स्टेप देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमने हीट किया, लगातार आप 3 दिन तक हीट करेंगे, ठीक है, 20 से 45 मिनट तक। फिर इसके बाद क्या करेंगे, कूलिंग करते हैं। कूलिंग के बाद में क्या होता है कि जो हमारे स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट होने लगते हैं, ठीक। जैसे ही जब जर्मिनेट होता है तो उसे फिर से जो हम रीहीट कर देते हैं, दोबारा हीट कर देते हैं। ऐसे करने से क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं वो हमारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा यूज कहाँ कहाँ किया जाएगा, तो याद रखिएगा जैसे आपका ब्लड सीरम हो गया, शुगर हो गया, ठीक, और अंडे जैसे हीट सेंसिटिव मीडिया हो गया, राइट। चलिए अब हम देखेंगे कि अगर हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर है तो वहाँ पे हम ऑटोक्लेव मेथड का यूज़
करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, तो जैसे कि मैंने बताया था प्रेशर के साथ जो है यहाँ पे भाप का उपयोग करके पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे अधिक तापमान यहाँ पे टेम्परेचर दिया जाता है। ठीक है, स्टेटस क्या है, तो अस्पतालों में सबसे विश्वसनीय, ठीक है, और सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली स्टरलाइजेशन टेक्निक है। ठीक है, यानी सबसे रिलायबल टेक्निक है ये। अच्छा, इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो याद रखिएगा कल्चर मीडिया हो गया आपका, ठीक, ड्रेसिंग मटेरियल्स हो गए, ठीक, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया और रबर के आइटम्स हो गए। चलिए देखते हैं ऑटोक्लेव के अंतर्गत जो ऑपरेशनल पैरामीटर्स होते हैं वो क्या क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेटा कि टाइमिंग की बात करते हैं, अगर 1 घंटे की हम बात कर रहे हैं, 60 मिनट की बात कर रहे हैं, तो आपको जो टेम्परेचर है वो याद रखना है। टेम्परेचर मैंने यहाँ पे दो यूनिट्स में लिखा है, एक हमारा पाउंड पर इंच स्क्वायर, ठीक है, दूसरा होता है किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो वहीं अगर हम पाउंड पर इंच स्क्वायर की बात करते हैं तो प्रेशर आपको यहाँ पे याद रखना है 5, ठीक है, 5 याद रखना है। टेम्परेचर जो है 108 डिग्री सेंटीग्रेड उसका रखना है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं 15 मिनट की, ठीक है, टाइमिंग अगर आप 15 मिनट रख रहे हैं तो जो प्रेशर होगा वो बेटा कितना होगा, 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच होगा। ठीक है, टेम्परेचर कितना होगा, 121 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा ये जो मेथड होता है सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड होता है, सबसे ज़्यादा आम मेथड होता है, इसी पैरामीटर का सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर है बच्चा? चलिए, अगर आपने टाइमिंग 10 मिनट ली है तो याद रखिएगा वहाँ जो प्रेशर रहेगा 20 पाउंड पर स्क्वायर इंच रहेगा। टेम्परेचर बेटा कितना रहेगा, 126 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ठीक, वहीं अगर आप टाइमिंग जो है आपकी 3 मिनट आपने रखी है, ठीक है, तो प्रेशर कितना होगा, याद रखिएगा 30 पाउंड पर स्क्वायर इंच होगा और जो टेम्परेचर होगा 133 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर हम देखो बेटा, याद रखिएगा अगर हम टाइम का और टेम्परेचर की बात करें तो याद रखना यहाँ पे कि टाइम जो है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। वहीं अगर हम प्रेशर और टाइम की बात करते हैं तो याद रखिएगा जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर बच्चा? चलिए, अब हम बात करते हैं रेडिएशन और फिल्ट्रेशन मेथड की। तो रेडिएशन में क्या है, इसका क्या प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी होती है वो माइक्रोबियल डीएनए को क्या है, नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का यूज करते हैं जिससे कि बैक्टीरिया को जो डीएनए है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। क्लियर है? तो यहाँ पे दो टेक्निक्स होती हैं, एक गामा किरणों के द्वारा यानी कि आयनाइजेशन मेथड, दूसरा होता है नॉन आयनाइजेशन मेथड। तो जो आयनाइजिंग मेथड होगा यहाँ पे याद रखिएगा गामा रेज का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो डिस्पोजेबल मेडिकल आइटम जैसे सिरिंज हो गया, कैथेटर हो गया, इनको इन पर उपस्थित जो माइक्रोब्स है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है ना? वहीं अगर हम नॉन आयनाइजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे आपके सरफेस हो गए, ठीक, वहां पे सूर्य का प्रकाश जो है एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, तो सनलाइट में वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जो सनलाइट होती है उसमें यूवी रेज होती हैं जो कि सरफेस पे उपस्थित जो भी माइक्रोब्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगला क्या हमारा फिल्ट्रेशन मेथड है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में निस्पंदन मेथड कहते हैं। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे माइक्रोपोर फिल्टर का यूज आप करते हैं, जैसे आप देख भी रहे हैं ये क्या है हमारा माइक्रोपोर फिल्टर। ठीक है, यहाँ फिल्टर होता है जिन बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं इसमें, इसका यूज करके हम तरल या गैस से सूक्ष्म जीवों को भौतिक रूप से यानी कि फिजिकल रूप से आप हटा सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, इसका यूज किया है ऊष्मा संवेदनशील तरल पदार्थ यानी कि जो हीट सेंसिटिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका सीरम हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, एंटीबायोटिक्स हो गए, उनका हम यूज करते हैं यहाँ पे माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्लियर बच्चा? चलिए, वहीं अगर हम केमिकल मेथड्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक होता है हमारा लिक्विड एजेंट, दूसरा होता है हमारा गैसेस एजेंट। तो लिक्विड में आपको अल्कोहल देखने को मिलेगा, एल्डिहाइड हो गया, फिनोल्स हो गए, ठीक है, हैलोजेंस हो गया, हैवी मेटल्स हो गए, सरफेस एक्टिव एजेंट्स हो गए, डाइस हो गई। ठीक है, वहीं अगर गैसेस मेथड का बात करें तो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ठीक, एथिलीन ऑक्साइड हो गई, प्लाज्मा हो गया। क्लियर बच्चा? चलिए, तो जो केमिकल मेथड्स हैं इसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।